हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि कोई एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी खोज के बारे में जानेंगे, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है या किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसकी संरचना के बारे में तथा इसके कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी खोज के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में किया था, यानी कि 1945 में के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यह कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली असंख्य शाखाओं वाली आपस में संबंधित बंद यानी क्लोज्ड झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रायः सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो यह जीवाणुओं, नीली हरी शैवालों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। आइए इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले बात करते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो देखिए इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि और यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेगा। और इस पर देखिए मेम्ब्रेन्स भी इसके देख रहे हैं, ये ऐसे होता है। और अभी देखिए इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इनकी कला सपाट होती है, यानी कि चिकनी होती है। इन पर राइबोसोम नहीं होते हैं और यह प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेता है। क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए यह प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेगा या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेगा। आगे हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम भी पाया जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस उसमें होगा। अब देखिए इसके अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यह वसा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करते हैं। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं हम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं हम। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखिए ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर देखिए ये पाया जा रहा है राइबोसोम, जिसके कारण ये प्रोटीन उपापचय में भाग लेगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। अब आइए थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। इनकी कला पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। इनमें विभिन्न पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का संश्लेषण होता है, यानी कि इसमें बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक एंजाइमों का संश्लेषण होता है। इसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों एक ही में जुड़े होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये दोनों ही संरचनाएं एक में होती हैं और ये दोनों संरचनाएं कोशिका के केंद्रक से जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियर एन्वेलप है और यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। आगे हम बात करते हैं तो इसके फंक्शंस के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्यों के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम। सबसे पहला इसका कार्य होता है सपोर्ट प्रदान करना, यानी सहारा प्रदान करना। तो यह कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। अब इसके सेकंड फंक्शन को जानते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि अंतर कोशिकीय स्थानांतरण। कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म एवं कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न पदार्थों के आंतर कोशिकीय स्थानांतरण
एवं विभिन्न विक्रियाओं एंजाइम्स के संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करती है। अब इसके थर्ड पॉइंट को हम जानते हैं। इसके थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का संश्लेषण। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करती है। अब इसके हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का संग्रह। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का संग्रह का भी कार्य करता है। अब इसके फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निराविषीकरण। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के अंतर्जात यानी एंडोजीनस तथा बहिर्जात एक्सोजीनस विषैले पदार्थों का निराविषीकरण करता है, यानी उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब इसके सिक्स पॉइंट पे हम बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्र कला की उत्पत्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियाँ केंद्र कला से मिलती जुलती हैं। प्रत्येक केंद्र विभाजन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका की झिल्लियाँ ही केंद्र कला का निर्माण करती हैं। अब इसके सेवंथ पॉइंट पे बात करते हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, तो यह इसका कार्य जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी यह प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह कोशिका में प्रोटीन से संबंधित होता है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े राइबोसोम से प्रोटीन निर्माण के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली में आते रहते हैं अथवा बाद में साइटोसोल में उपस्थित स्वतंत्र राइबोसोम से भी आते हैं। तो आज हमने जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है। यह एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस सभी परीक्षाओं यानी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।